नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत और हम लेकर आए आपके लिए खास कार्यक्रम बड़ी खबर। और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ। लेकिन पहले हम इस वक्त रुक कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का, जो इस वक्त दिल्ली में लाल किले पर मौजूद हैं। और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जोरदार तालियों के साथ हम अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हैं। और अब मैं आप सबसे सादर अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ सर। तो ये दिल्ली के लाल किले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लाइट एंड साउंड शो जो है वो एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। बहुत लंबा इंतजार देश की राजधानी के लोगों को करना पड़ा है। यहाँ पर करीब 5 साल के बाद लाइट एंड साउंड शो जो है वो यहाँ पर फिर से शुरू होने जा रहा है। अब मैं आपका ध्यान लाल किले की दीवार पर केंद्रित करना चाहूंगा, क्योंकि अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं मातृभूमि लाल किला प्रोजेक्शन मैपिंग शो। मातृभूमि एक ऐसा शो है जो लाल किले की शानदार प्राचीर पर भारतीय संस्कृति की 5000 वर्षों से अधिक की यात्रा को दर्शाता है। तो आइए, प्रस्तुत है मातृभूमि। परवीन सर प्लीज यहाँ से यहाँ से शो नहीं दिखेगा। दोस्तों, आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करके अपनी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, हम सब इस ऐतिहासिक लाल किले पर जमा हैं, जहां हर साल हमारी आजादी का परचम देश के प्रधानमंत्री जी फहराते हैं। ये लाल कोट, ये रेड फोर्ट, ये सुर्ख दुर्ग आज केवल दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत का प्रतीक बन चुका है। सदियों से लाल किला भारत की प्रभुता का, संपन्नता का, सहिष्णुता का और कई संघर्षों का द्योतक रहा है। आज ये लाल किला खुद एक पृष्ठभूमि बनने जा रहा है, जिस पर आप देखेंगे भारत की महायात्रा गाथा और सुनेंगे हमारी प्यारी भारत माता, हमारी मातृभूमि की कहानी। तो बड़ी खबर में शुरुआत इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं। और सबसे पहले एक दुखद खबर आई बेंगलुरु से। उसकी तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से बेंगलुरु में एक जो परिवार है उस पर पहाड़ टूट पड़ा दुखों का, क्योंकि मेट्रो का एक जो निर्माणाधीन पिलर है वो भरभरा कर गिर गया और एक पूरा परिवार यहाँ पर उसकी चपेट में आ गया। बड़ी बात ये थी कि सुबह ही जांच हुई थी और बावजूद उसके जांच के फौरन बाद ही ये मेट्रो का पिलर आखिर गिरा कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है पूरे मेट्रो प्रशासन पर कि किस तरह की लापरवाही आखिर यहाँ पर बढ़ती गई। दूसरी तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे वो दिखाएंगे जम्मू कश्मीर से जो आई। हमने देखा कि पिछले हफ्ते किस तरह से टारगेट किलिंग में नृशंस हत्या की गई 4 लोगों की, और उसके बाद जो आईईडी आतंकवादी रख के गए उसमें धमाका हुआ जिसमें 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। और अब इस सब को देखते हुए विलेज डिफेंस कमेटी जो है उसको हथियार सौंपने की एक तरह से तैयारी चल रही है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आतंकवादियों का सामना यहाँ पर कर सके। तो इसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि स्थानीय लोगों के हाथ में हथियार देना क्या खतरनाक हो सकता है, या फिर आतंकवाद से हो सकती है एक मजबूत लड़ाई। और तीसरी खबर यहाँ पर आपको दिखाएंगे जो आ रही है राजस्थान से, जहाँ पर नाबालिग से गैंगरेप के मामले में राजस्थान के मंत्री जौहरीलाल मीणा जो है उनका बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। 2021 मार्च में ये जो मामला है ये केस दर्ज हुआ था गैंगरेप का। 2022 में इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी और अब जाकर जब 2023 10 जनवरी है तब जौहरीलाल मीणा का ये जो बेटा है ये गिरफ्तार हुआ है और कोर्ट ने उसे 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है केस। क्या है ये पूरा मामला वो भी आपको यहाँ पर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम
खबर आपको विस्तार से दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जो मौतें हो रही हैं उनका जिम्मेदार कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होने जा रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु में किस तरह से एक परिवार जो है उसके लिए आज की सुबह कहर बनकर आए। लोहित और उनकी पत्नी तेजस्विनी अपने घर से बाइक पर निकले थे, उनके साथ उनके छोटे छोटे जुड़वा बच्चे भी साथ में थे। और नागवारा इलाके से जब वो गुजर रहे थे उसी वक्त ही वहां पर मेट्रो का पिलर था जो उनके ऊपर गिर गया। सीसीटीवी तस्वीरों में भी आप कुछ उसकी जो झलक है वो देख सकते हैं। ये है लोहित और तेजस्विनी जो बाइक पर बैठकर जा रहे थे और साथ में 2 जुड़वा बच्चे उनके साथ थे। अब जब मेट्रो का पिलर गिरा तब आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि तेजस्विनी और लोहित जो हैं उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन बावजूद उसके जो माँ तेजस्विनी है और उनका बेटा वो बुरी तरह जख्मी हो गए और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया, जबकि पिता लोहित और बेटी घायल हो गए हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हादसे में मेट्रो की लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर नजर आई है, जिसमें एसओपी का पालन नहीं किया गया। निर्माण कार्य जारी रहा और रास्ता उसके बावजूद खुला रहा। तो यही सवाल है कि जब निर्माण कार्य चल रहा था तो उस रास्ते पर आवाजाही लोगों की आखिर बंद क्यों नहीं की गई? जब इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन क्यों जागा है? मेट्रो रेल प्रबंधन की ओर से मृतकों को 20 लाख रुपए के मुआवजे का यहाँ पर ऐलान किया गया है। तो यहाँ पर बड़ी खबर में हम यहाँ पर सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों आखिर बढ़ती गई है लापरवाही। मेट्रो का जो पिलर गिरा, किस तरह से उसमें दो लोगों की जान जो है वो यहाँ पर चली गई है और किस तरह से दिक्कतें यहाँ पर पेश आई। यहाँ पर हम बड़े सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या कुछ दिक्कतें जो यहाँ पर वो आई हैं, यहाँ पर जांच हो चुकी थी, उसके बावजूद भी जो पिलर है ये गिर गया, जिससे कि कई ज़्यादा सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। निर्माण कार्य जारी था तो रास्ते आखिर बंद क्यों नहीं किए गए? लोगों को वहां से आने जाने आखिर क्यों दिया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल यहाँ पर उठता है, खंबे के दोनों तरफ फेंसिंग को ऊंचा क्यों नहीं रखा गया था? अगर ऊंची फेंसिंग होती तो अगर ये पिलर गिरता, बावजूद उसके किसी के ऊपर नहीं गिरता, उस फेंसिंग पर गिरता और किसी की जान इसमें कम से कम नहीं जाती, इस बात की सावधानी तो कम से कम रखी जा सकती थी। और यहाँ पर चश्मदीदों ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो खंबा था यहाँ पर जो गिरा है वो झुका हुआ था। तो खंबा झुका होने की जानकारी थी तो आखिर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? वक्त रहते उस पर काम क्यों नहीं किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक आखिरी सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आखिर लोगों की जान से खिलवाड़ इस तरह से कब तक किया जाता रहेगा? क्योंकि जब जानें चली जाती हैं उसके बाद ही हमारी सरकार और प्रशासन जो है वो जागते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मेट्रो का निर्माणाधीन पाया कैसे गिरा। मोटरसाइकिल पर सवार एक परिवार इसकी चपेट में आ गया। तकरीबन 2.5 साल के बेटे और मां की मौत हो गई। 10:15 को मेरे को फ़ोन आया मेरे बेटे से, ऐसा एक्सीडेंट हुआ है करके। लेकिन मैं एक्सीडेंट से मामूली पड़े रहेंगे स्कूटर से करके मेरे ख्याल था, फिर भी लेकिन तुम जल्दी आओ करके मेरा बड़ा बेटा हो, वो बहू 2 बच्चे लेकर स्कूल को छोड़कर वो मान्यता टेक पर करके उधर ऑफिस है, उसी में वो कैंपस में वो बच्चों का भी स्कूल है, वो छोड़ के ऑफिस जा रहे थे। जबकि जुड़वा बेटी और महिला का पति खतरे से बाहर है। 22 फीट लंबा निर्माणाधीन लोहे के खंभे की जांच गिरने से कुछ देर पहले ही हुई थी। टुडे मॉर्निंग ऑल्सो इस पिलर की जांच करने के बाद हम आगे गए। इसी बीच आवाज आई और पता चला कि ये वाला पिलर गिर रहा है। जब हम दूसरे पिलर की जांच कर रहे थे, ऐसा लगता है कि पिलर के अंदर जो थ्रेड है उसमें तकनीकी गड़बड़ी हुई है और ये गिर गया। हिन्नूर और नागवारा के बीच हादसे की जगह के पास सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक देखिए कितना ज्यादा है। पिलर के दोनों तरफ अगर फेंसिंग थोड़ी ऊंची होती तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक पिलर झुक रहा था और इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को दी गई थी। 1 हफ्ते से ये पिलर गिरने का सूचना दे रहा था। हमने बताए थे, डिपेंड अपने जो भी ऑफिसर है उनको पूरा बताए थे। इसका मौत का जिम्मेदार प्योरली मौत का जिम्मेदार कोई बोला तो इधर का कॉन्ट्रैक्टर हो। इनके नेग्लिजेंस की वजह से आज 2 लोग की मौत हुई है। हाल ही में बेंगलुरु में तेज बारिश के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट की बाहरी दीवार गिर गई थी।
कार में बैठे कई लोग बाल बाल बचे थे, आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी। BMRCL इसे लापरवाही मानने को तैयार नहीं। लोगों की नजर में ये लापरवाही के सिवा और कुछ भी नहीं। उम्मीद की जाती है कि इससे सीख लेकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे से ऐसी दुर्घटना न हो। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। तो यहाँ पर अब बेंगलुरु जो मेट्रो कॉरपोरेशन है उस पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उसके ऊपर आ रही है। उसकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया, एक सफाई आई है, वो भी आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है उन्होंने क्या कुछ बयान यहाँ पर जारी किया है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर जो हैं उनको इस मामले में नोटिस आखिरकार जारी कर दिया गया है। IISC जो है उससे हादसे की जांच की गुजारिश की गई है। हो सकता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो भी इस मामले की और इस हादसे की जांच वो करे। इसके अलावा एक इंटरनल टेक्निकल टीम भी इस मामले की जांच करेगी जो खुद बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की होने जा रही है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो मृतक परिवार है उन्हें 20 लाख रुपए की हम मदद दे रहे हैं ताकि इलाज में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और उसके साथ ही BMRCL जो है वो इस घटना से दुखी है और उन्होंने ये भी कहा कि हम पीड़ित परिवार जो हैं उनके साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल एक बार फिर यही उठता है कि क्या ये जो मुआवजा है क्या इससे जिम्मेदारी तय हो पाएगी? जो परिवार है जिसने अपने अपनों को खोया है क्या वो वापस आ पाएंगे? आखिर क्यों नहीं वक्त रहते अपनी जिम्मेदारी जो है उसे निभा लिया गया? तो ये इतना बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर खड़ा नहीं होता। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई बेंगलुरु से, जिस पूरे मामले पर सुबह से नजर बनाए हुए हैं। निहाल, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है क्योंकि एक पूरा परिवार जो है वो बिखर गया, एक माँ चली गई, एक छोटा बच्चा यहाँ पर चला गया और अब यहाँ पर मेट्रो प्रशासन जो है उनकी जो सफाई आई है उसमें वो कह रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार को मुआवजा देंगे, हम दुखी पर जा चुके वो लौट कर नहीं आएंगे। अगर वक्त रहते कार्रवाई कर ली जाती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। देखिए, यही सवाल हमने मेट्रो के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंजुम परवेज, उनसे पूछा था और उनका यह कहना था कि यहाँ पर जो भी एहतियाती कदम उठाए जाने थे वो उठाए गए थे। उनका यह भी कहना था कि ये जो पिलर झुका, इसके आगे भी कुछ पिलर्स आपको चूंकि अंधेरे की वजह से शायद वो स्क्रीन पर ना दिखे, जो पिलर्स थे उनकी जांच हो रही थी। पहले इस पिलर की जांच हुई, उसके बाद आगे के पिलर्स की जांच हो रही थी और जब वो आगे के पिलर की जांच हो रही थी उस वक्त ये पिलर गिर गया। और ये जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है पिलर, जब हमारे कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति टिल्ट डाउन करेंगे और टिल्ट अप करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इससे दुगुना हिस्सा इसका काट करके दूसरी तरफ रखा गया है। टोटल इसकी जो कुल लंबाई थी वो 22 फीट की थी, इसलिए बाईं तरफ देखिए जो पेड़ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वहां तक ये पिलर गिर करके गिरा और इसके बाद ही वहां पर एक बाइक सवार अपने परिवार के साथ इसकी चपेट में आ गए। अभी देखिए लापरवाही का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। यहाँ पर पहले एक क्रेन के साथ इस पिलर को बांधा गया था, जब उसको जैसे ही हटाया गया वैसे एक बार फिर से पिलर झुक गया। देखिए कितना झुका हुआ है। अगर आप सुबह दोपहर की तस्वीर देखें और अभी की तस्वीर देखें तो आपको पता चलेगा कि पिलर फिर झुका और ये एक बार फिर से गिर सकता है। शायद इसका जब एहसास हुआ तो अब दोबारा इस पिलर को देखिए किस तरह से क्रेन के साथ पट्टे से इसको बांधा जा रहा है ताकि ये पिलर दोबारा न गिरे। तो कहीं ना कहीं इस पिलर में तकनीकी खराबी निश्चित तौर पर है और BMRCL का यह कहना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के इंजीनियरों से आग्रह किया जाएगा कि वो यहाँ पर आएं, मिट्टी की जांच करें और ये भी जांच करें कि आखिर क्या तकनीकी खामी रह गई जिसकी वजह से ये पिलर झुका और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि जो आसपास के लोग हैं, एक प्रत्यक्षदर्शी ने साफ तौर पर कहा कि उसने स्थानीय अधिकारियों को बताया था कि ये पिलर लगातार झुक रहा है 22 फीट ऊपर। सोचिए कि कितना ऊंचा होगा, जो अभी दिख रहा है वो उसका आधा है, इसका दुगुना था। वो लगातार झुक रहा है और अब बाईं तरफ झुक रहा है और ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। तो ये काफी दुखद है और इस स्टेज में नहीं पूरे बेंगलुरु शहर में कई जगहों पर मेट्रो के प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं और काफी चलेंगे। तो कुल मिलाकर के BMRCL की लापरवाही सिर्फ यही नहीं दिख रही है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि अक्टूबर में एक बहुत बड़ी दीवार गिर गई। कुछ लोग कार में बारिश की वजह से दीवार के बगल में बैठे अपनी कार लगा के खड़े थे जी। वो पूरी दीवार उन कारों पे गिर गई। जो लोग कार के अंदर बैठे हुए थे वो बच गए, शायद उनकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन कई सारी कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और बाद में BMRCL ने उन सबको कंपनसेशन दिया और साथ ही साथ जो हल्के घायल हुए थे उनका इलाज भी करवाया।
तो इस तरह की लापरवाहियां आगे नहीं होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करने की जरूरत है। बिल्कुल निहाल, बहुत बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं और जिस तरह से लापरवाही नहीं मानी, उनका आज भी यही कहना है। जिस तरह से मौके से तस्वीरें यहाँ पर निहाल हम तक पहुंचा रहे हैं, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि अभी भी स्थिति बहुत खतरनाक वहां पर बनी हुई है और ये जो पिलर है अभी भी ये टेढ़ा है और अगर इस रास्ते को बंद नहीं किया गया तो एक और हादसा यहाँ पर पेश आ सकता है। अब देखते हैं कि क्या कुछ करते हैं यहाँ पर मेट्रो की तरफ से क्या किया जाता है। निहाल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी में पिछले दिनों हुए आतंकी हमलों के बाद वहां पर फिर से ग्रामीण रक्षा समितियां जो हैं उनको अब सक्रिय किया जा रहा है, इसलिए ताकि वो भी आतंकवाद से लड़ाई कर सके, आतंकवादियों का सामना कर सके। राजौरी और पुंछ में ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कई सवाल भी इस पर खड़े हो रहे हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजौरी के डांगरी गांव में गांव वालों को नए हथियारों से लैस करने की भारी कवायद। यहीं आतंकियों ने हिंदू परिवारों को निशाना बनाया था। यहां ग्राम रक्षा समितियों को SLR दिए जा रहे हैं ताकि वो खुद को आतंकी हमलों से बचा सकें। राजेश कुमार पूर्व सैनिक हैं। वो उन दर्जनों नए ग्राम रक्षकों में हैं जिन्हें .303 राइफल की जगह सेमी ऑटोमेटिक राइफलें मिली हैं। ग्राम रक्षा समितियों को दिया गया ये मुख्य हथियार है। अब मैं BTC बनने के लिए तैयार हूँ, BTC बने रेज हो या रहो, मैं वैसे ही वेपन है, हम फिर भी गांव की प्रोटेक्शन, सेल्फ की नहीं, हम तो गांव की प्रोटेक्शन करने के तैयार हैं। अगर हम देश की कर सकते हैं तो गांव तो हमारे लिए बिल्कुल छोटी सी। धीरज शर्मा बीजेपी नेता हैं और डांगरी गांव के सरपंच हैं। ग्राम रक्षक संतरियों की पहचान और उनके रजिस्ट्रेशन में उनकी अहम भूमिका है। डांगरी पंचायत के पास 70 ग्राम प्रहरी हैं जिनके पास .303 की राइफलें हैं। 1 जनवरी के हमले के बाद और ज्यादा लोग प्रशासन के सामने बंदूकों के लिए लाइन लगा रहे हैं। BDC के कारण ही मिलिटेंसी के ऊपर अंकुश लगेगा। घर घर में जब वेपन होंगे और हमारे CCTV कैमरा जो है 500 हमने जो सेट जो है ऑर्डर हमने अभी दे दिया। यहाँ पे 18 कंपनी छोड़कर आप यहाँ पे 180 कंपनियां लगा दो, लेकिन 18 कंपनी लगाओगे घर घर तो नहीं बैठेंगे। मेरी आंखें सीधा देखती हैं और हमारी जो राइफल है वो कंधे पे होती है। इसके और इसके बीच में कम से कम 4-6 अंगुल का अंतर है। जो आंखें देख रही हैं वो बैरल नहीं देख पा रहा है, पर आंखें हमारी सीधी। सुरक्षा एजेंसियों ने भी गांव वालों को ट्रेनिंग देनी शुरू की है ताकि वो आतंक के खिलाफ दीवार बन सकें। राजौरी के कोटरांका इलाके में दर्जनों रक्षकों को CRPF ट्रेनिंग दे रही है और उनके हथियारों की जांच चल रही है। अभी हमारी तैनाती श्रीनगर से जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुए हैं उसके चक्कर में यहाँ पे राजौरी में हमें यहाँ नई पोस्टिंग दी गई है और साथ में हमें ये भी टास्क दिया गया है कि जो यहाँ के BDC मेंबर हैं, जो विलेज सुरक्षा समिति के मेंबर हैं, तो उनको हम ट्रेन भी कर सकें ताकि अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये भी विपरीत स्थिति में रिटेलिएट कर सकते हैं। तो आप देख ही रहेंगे कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो इनको अच्छी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, इनके राइफल की साफ़ सफाई के बारे में, एम लेने के बारे में अच्छी तरह दुरुस्त प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि आवश्यकता पड़ती है तो ये भी फायर का जवाब फायर से दे सकते हैं। नजीर मसूदी, NDTV इंडिया। और अब दिल्ली की कंझावला की बात करते हैं, जहां पर 20 साल की अंजलि की मौत के मामले में उसके घरवाले कल से सुल्तानपुरी थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। उनकी मांग थी कि पुलिस इस मामले में आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज करे, क्योंकि अब आरोपी कबूल चुके हैं कि उन्हें टक्कर मारने के कुछ देर बाद ही पता चल गया था कि उनकी गाड़ी के नीचे लड़की का शव जो है, लड़की की बॉडी जो है वो फंसी हुई है। उसके बावजूद भी पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अब फिलहाल इस मामले में जांच जो है CBI से करने की वो बात तो कर रहे हैं। धरना उन्होंने जरूर फिलहाल खत्म कर दिया है, लेकिन मांग अभी भी बनी हुई है कि क्या पुलिस अब इस मामले में आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करेगी या नहीं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कड़ाके की सर्दी में अंजलि के घरवाले सुल्तानपुरी थाने के बाहर सोमवार से धरने पर बैठे रहे। उनका कहना था कि आरोपियों ने जानबूझकर अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटा है, इसलिए उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए और इस मामले की जांच CBI करे। उसमें एक CCTV फुटेज भी आया और एक आरोपी ने ये भी कहा है
कि 2 मिनट के बाद वो लोग उतरे थे 200 मीटर के बाद, और उनने देखा और उनने देख लिया था कि नीचे अंजलि फंसी हुई है। सर उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि अब इसको मारना होगा, अगर नहीं मारा तो ये हमें सलाखों के पीछे ले जाएगी। तो दिल्ली पुलिस जिस मोटिव और इंटेंशन की तलाश इतने दिनों से कर रही थी, कल उनको एक्यूज के बयानों में ये मिल गया है। तो मुझे, मेरा और परिवार का यही मानना है कि सारे आरोपियों पे 302 का मुकदमा दायर हो और अंजलि के जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा हो। अंजलि हम शर्मिंदा हैं। इंसाफ के लिए अंजलि के परिवार और इलाके के लोगों ने सोमवार शाम कैंडल मार्च भी निकाला। मंगलवार को बाहरी दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह पीड़ित परिवार से मिले। डीसीपी साहब ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी दिल से हम कर रहे हैं, हमारी इतनी टीम लगी हुई है, 18 कम से कम 200-250 बंदे लगे हुए हैं आपके केस में। अगर हम छानबीन नहीं करते तो ये एविडेंस भी नहीं इकट्ठे होते, 304 भी नहीं लगाई जाती, धारा वो लगती बेलेबल। हमने ऐसी धारा लगाई है कि मुजरिम बाहर भी ना जा सके। डायरेक्ट 302 लगाते हैं तो उसका एविडेंस देना पड़ेगा। हम डायरेक्ट भी 302 नहीं लगा सकते। अच्छा, और दूसरी बात है कि कल से आप धरने पर बैठे हैं, बहुत ठंड बहुत ज्यादा है, तो क्या अब आप संतुष्ट हैं? तो क्या आप धरने से उठ जाएंगे आप लोग? हाँ जी। अंजलि के मामा जो बता रहे हैं कि पुलिस की जांच से वो संतुष्ट है और बाहरी दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह से जो उनकी मुलाकात हुई है उनकी बातचीत से संतुष्ट हैं और अब थाने के बाहर जो कल से बैठे हुए हैं यहाँ से अब घर जाएंगे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।